बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान, खुश आमदीद। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में जब से कशीदगी शुरू हुई है, जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, धरना शुरू हुआ है, जिस तरह क्रैक डाउन हुआ है, लोग इसमें हलाक हो गए हैं, उस दिन से न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में एक बेचैनी पाई जाती है, बल्कि जो ओवरसीज में बसने वाले कश्मीरी हैं उनमें भी सख्त तशवीश पाई जाती है और शदीद गम गुस्सा है और उसमें इजाफा ही हो रहा है। मेरे पास आज एक दो अहम खबरें हैं, एक दो अहम पेश रफ्त हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो यहाँ एमपीज हैं, लॉर्ड्स हैं, जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, जमातें बनी हुई हैं, वो कोशिश कर रही हैं अपने अपने तौर पर कि पाकिस्तान के अदारों के साथ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या पाकिस्तान की जो हुकूमत है या आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, किसी न किसी तरीके से उनके साथ बातचीत की जाए। और एक नर्वसनेस पाई जा रही है कि कहीं जो धरना है इस वक्त वो जारी है, कोई मजीद ब्लड शेड ना हो चुके। मामलात बहुत ही पहले ही बिगड़ चुके हैं, डेंट इतना पड़ चुका है, लेकिन दरारें इतनी पड़ चुकी हैं, खलीज इतनी गहरी हो चुकी है, लेकिन लोग अपनी अपनी जगह पर कोशिशें कर रहे हैं उसमें यहाँ के एमपीज, लॉर्ड्स, वो भी कोशिशें कर रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान के लिए जो अपने लॉर्ड्स और एमपी हैं, पाकिस्तानी नजाद हों या कश्मीरी नजाद हों, वो हमेशा पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं और वो उनका एक प्रोमिनेंट उनकी एक पोजीशन है ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए। तो वो अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। इसी तनाज़ुर में यहाँ पर यूके की पार्लियामेंट में डिबेट भी हुआ है। उसी तनाज़ुर में यहाँ बहुत सारे दूसरे जो फ़ॉर्म है उनको उन पर ये मसला उठाया गया है। एमपीज़ जितने हैं यहाँ यूके में, उन्होंने भी अपने-अपने जो कंस्टिट्यूएंट हैं, जो वोटर हैं, उनको उन्होंने अप्रोच किया है और उनको भी आज़ाद कश्मीर के हवाले से अपने कंसर्न्स शो किए हैं या उनसे राब्ता करके उन्हें किरदार अदा करने के लिए कहा है। इसी तनाज़ुर में यहाँ पर डिबेट भी हुए हैं। यहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों के बहुत बड़े-बड़े मुज़ाहरे भी हुए हैं और मुसलसल मुज़ाहरे हो रहे हैं। तो एक ज़ाहिर है डेवलपमेंट ये है कि लॉर्ड कुर्बान हुसैन जो बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन हैं तायात, उन्होंने पिछले हफ्ते यहाँ लंदन में हामिद मीर साहब और उनके दरमियान मुलाकात हुई है। उन्होंने मुलाकात की थी जिसका अहवाल हामिद मीर ने अपने कॉलम में लिखा है, बानवान मंटो और लॉर्ड कुर्बान हुसैन। उसमें उन्होंने लॉर्ड कुर्बान की जो रिजर्वेशन थी, जो तहफ़्ज़ात थे या जो आज़ाद कश्मीर के बारे में जो कुछ हुआ वो भी उन्होंने रिपोर्ट किया अपने कॉलम में। सो उन्होंने लॉर्ड कुर्बान ने फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को साहब को ख़त लिखा था, और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को भी ख़त लिखा था। और फिर न सिर्फ ये कि उस ख़त का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो ख़त उनको पहुंच गया है और इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट भी है। लेकिन जो इसहाक डार हैं, उनके साथ जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ लॉर्ड कुर्बान साहब का बड़ा गहरा राब्ता है शुरू से ही। तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से उन्हें एतमाद में लिया और उन्हें अपने कंसर्न शो किए। लास्ट टाइम जब उनसे बात उनकी हुई या राब्ता हुआ था, वो मक्का में थे, तो इन्होंने अपना जो है मैसेज उनको भेजा था सऊदी अरब से जब वो पाकिस्तान पहुँचे। तो उन्होंने गुज़श्ता दिन 9 तारीख को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने लॉर्ड कुर्बान हुसैन को टेलीफ़ोन किया है यहाँ लंदन में, और उनकी तकरीबन 12 मिनट की गुफ्तगू हुई है। उस 12 मिनट में लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने रिक्वेस्ट की है, और ये इस बात पर ज़ोर दिया है कि आज़ाद कश्मीर में ख़ास करके पूरे आज़ाद कश्मीर के हालात को एक तो नॉर्मल किया जाए, और कशीदगी बहुत ज़्यादा है।
اور خاص کر کے راولا کوٹ اور پنچ ڈویژن کے اندر خاص کر کے راولا کوٹ، پلندری، اجیرا جتنے بھی ہیں علاقے یہ متاثر ہیں، وہاں پر کشیدگی کو کم کیا جائے اور فوڈ کی سپلائی اور ادویات کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے اور مزید کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اوورآل جو آزاد کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو بہتر بنایا جائے، جس کے جواب میں یعنی کہ پورے آزاد کشمیر کو بھی اوبیسلی اس طرح جو کچھ ہوا ہے، جس طرح لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، جس طرح لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، جس طرح یعنی آزاد کشمیر کے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جیلوں میں ہیں، تو ایک کشیدگی، ایک تناؤ، ایک کھچاؤ کی صورتحال تو پورے آزاد کشمیر میں پائی جاتی ہے، اور اس کا اثر بیرون دنیا میں بھی ہے۔ خود پاکستان کے اندر بھی جو پاکستانی ہیں وہ پین محسوس کرتے ہیں، کشمیری اور پاکستانی تو آپس میں جدا نہیں ہے، تو وہ بھی سیم چیز محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو اسحاق ڈار ہے انہوں نے انہیں یقین دہانی، یعنی لاڈ قربان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ جو یہ الیکشن کا مرحلہ ختم ہو جائے گا تو جو بھی نئی حکومت بنے گی وہ یہ جو راولہ کوٹ میں اس وقت دھرنا جاری ہے، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو اب کالا دم قرار دی جا چکی ہے، اس کے بعد ساتھ یعنی نیگوسیشن کرے گی، بات چیت کرے گی اور حالات نارمل ہو جائیں گے، لیکن لاڈ قربان صاحب نے زور دیا کہ کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا فوڈ اور ادویات کی سپلائی جو ہے لازمی طور پر بحال کی جانی چاہیے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو میں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی میں مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لاڈ قربان ہوں، لاڈ شفق ہوں، یا یہاں عمران حسین ایم پی ہوں یا دوسرے جو ایم پی ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر کوئی خفیہ طریقے سے کچھ اعلانیہ طور پر پبلکلی کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لاڈ قربان صاحب کی جو ایک مسلسل کوشش تھی، اس میں نے احمد میر صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اس کے بعد فیلڈ مارشل کو بھی خط لکھا ہے، پھر پریزیڈنٹ زرداری کو بھی خط لکھا ہے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی انہوں نے بات کی ہے کئی دفعہ، اسی طرح مختلف جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ اور پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ بھی بات کی ہے کہ یہ جو آپ کا آزاد کشمیر کا جو چیپٹر ہے یا جس طرح کے معاملات شروع ہوئے وہ اس پر اپنے کنسرن پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی اور شیئر بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ آزاد کشمیر میں مزید بلڈ شیڈ نہ ہو اور حالات جو ہے وہ نارمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ آزاد کشمیر میں جو نئی حکومت بنے گی، مسلم لیگ نور کی حکومت بنے جا رہی ہے، تو وہ یہ جو نئے جو مذاکرات کرنے ہیں، یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ یا جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی مذاکرات کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج 10 تاریخ ہے، یعنی 10 اگست ہے، اور یہ جو باغ ہے اس کے 3 حلقوں کے آج الیکشن ہے، اور اویلی کا ایک حلقہ ہے جو فیصل ممتاز راٹھور کا حلقہ ہے۔ تو یہ جو 4 سیٹیں ہیں ان پر الیکشن ہوگا، اور اس کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، وزیر اعظم بنے گا، ڈپٹی پرائم منسٹر بنے گا، اور وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، ساتھ میں جو اسپیکر ہے اس کا انتخاب ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، حکومت فارم ہوگی، اور یہ جو باقی 7 سیٹیں رہ گئی ہیں، راولا کوٹ کی، صدرنتی کی، پلندری، یہ جو علاقے ہیں پنچ کے، یہاں پر الیکشن ہے، پھر حالات یہاں نارمل جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے، لیکن حکومت سازی کا مرحلہ یعنی آج 10 تاریخ الیکشن کے بعد فوری طور پہ شروع ہو جائے گا، اور میں گیس کر رہا ہوں کہ 12 جولائی کو شاید اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو، اور اس میں اسپیکر، وزیر اعظم اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں، چونکہ جو نئی حکومت آئے گی شاید اسی کو ہی کریڈٹ دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔
पहले मरहले में मेरे ख़्याल में जो मुतालबा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का है, वो यही है कि उनके ऊपर जो काला दम उन्हें करार दिया गया, ये फ़ैसला वापस लिया जाए और इस पर एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि ये 6 महीने तक तो शायद हुकूमत नहीं कर पाएगी। लेकिन 6 महीने के बाद शायद ये पाबंदी हटा दी जाए और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो जिस तरह पहले फंक्शन कर रही थी वैसे ही है। दूसरा मसला ये है कि नेगोशिएशन में जहाँ तक मुतालबात की बात है, उसमें सबसे बड़ा मुतालबा ये 12 सीटें हैं। देखते हैं कि मौजूदा जो नई हुकूमत है जैसी कैसी भी है, जिस तरह जिस तरह की हुकूमत है वो क्या एग्रीमेंट करती है और क्या नया अमल अख्तियार करती है उन 12 जम्मू कश्मीर की मार्जिन की सीटों के हवाले से। दूसरा बड़ा मसला ये है कि लोग गिरफ्तार हैं, लोगों पर मुकदमे हैं, उनका क्या होगा और वो मुकदमात किस तरह ख़त्म होंगे। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, लीडरशिप जो है जैसे शौकत नवाज़ मीर है, दूसरे लीडरशिप है, वो भी कुछ गिरफ्तार है, कुछ पर मुकदमे चल रहे हैं, कुछ पर एफआईआर्स हैं। तो ये सारा मामला किस तरह सेटल होगा, ये नई हुकूमत या नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा कि वो किस तरह इनको एंगेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इस रीडाग करने का मकसद यही था कि जो डेवलपमेंट के है कि जो पाकिस्तान के हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून की हद तक है, बिलावल भुट्टो तो पहले ही काफ़ी उन्होंने लचक दिखाई थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसमें एक विलिंगनेस पाई जाती है कि राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं, बहरहाल इन लोगों पर एतबार नहीं किया जा सकता ज़्यादा कि जो भी हुकूमत आएगी वो मुज़ाकरात करेगी और मामलात सेटल करेंगे। तो आप देखते हैं कि ये जो मामला है ये कब सेटल होता है, लेकिन जो डेंट पड़ गया है, जो नुकसान हो गया है, उसको मेरे ख़्याल में वापस करना या हालात को नॉर्मलाइज़ करना बहुत मुश्किल होगा और सबसे बड़ी बात यही है कि जिन माँओं के बच्चे शहीद हो गए हैं, हलाक हो गए हैं, उनका क्या होगा और अगर मज़ीद कोई ऑपरेशन होता है या मज़ीद सख्ती की जाती है तो फिर ब्लड शेड का ज़्यादा खतरा है। तो इस वजह से मेरे ख़्याल में जो लोग भी कोशिशें कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।